हाँ जी, तो कार्डियक साइकिल में बेटा होता क्या है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इम्पल्स जनरेट कराते हैं। अब इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, तो कार्डियक साइकिल में कार्डियक साइकिल में इम्पल्स कौन जनरेट करता है, एस ए एन, यानी कि साइनो एट्रियल नोड, वो एक इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, जैसे ये इम्पल्स जनरेट हुई, मतलब कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, ये क्या करेगा, दोनों के दोनों एट्रिया जो होते हैं, यानी कि ऑरिकल्स जो होते हैं, उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। क्यों स्टिमुलेट करेगा, इट विल स्टिमुलेट ताकि वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करे। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम टर्म यूज करते हैं और रिलैक्सेशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा सो वी विल यूज द टर्म सिस्टोल, और अगर रिलैक्सेशन होगा सो वी विल यूज द टर्म डायस्टोल। क्या टर्म यूज करेंगे, सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही एस ए एन पोटेन, जो हमारा एस ए एन होता है, जैसे ही वो हमें एक सिग्नल जनरेट करता है, तो एट्रियल, दोनों एट्रिया करते हैं सिस्टोलिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाता है, एक बार हमने कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करा, उस इवेंट को हमने बोल दिया एट्रियल, क्योंकि एट्रिया का हुआ है, और क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन, तो हमने कहा उसको एट्रियल सिस्टोल हुआ है। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल हुआ है। अभी जो एट्रियल सिस्टोल होता है, यानी कि दोनों के दोनों एट्रिया जो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सबसे पहले क्या होता है बेटा, एक डेटा हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज द 30% ब्लड का जो फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इस इंक्रीज 30% ब्लड फ्लो से ब्लड एंटर करता है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। किसके अंदर एंटर करता है, वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, अब होता ये है, एक्शन पोटेंशियल जो एस ए एन से चली थी, वो इतनी देर में कहाँ पहुंच जाती है, वो पहुंच जाती है ए वी एन के पास। कहाँ पहुंच जाती है, ए वी एन के पास, और ए वी एन के जो बंडल ऑफ हिज रहते हैं ना, वहां तक पहुंच जाती है, और फिर बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजी फाइबर्स तक पहुंच जाती है। तो इतना सब कुछ हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है, अब एट्रिया के तुरंत बाद, एट्रिया के तुरंत बाद क्या होता है, वेंट्रिकल्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो एट्रिया के तुरंत बाद क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, DOL, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स जब उनका सिस्टोल होता है, तब उस केस में एट्रिया का क्या होता है, डायस्टोल होता है, मतलब एट्रिया रिलैक्स करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एट्रियल डायस्टोल होगा। ठीक है, यानी कि एट्रिया क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सिंपल है। तो इसको हम जब लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वी से दैट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल coincides with the atrial diastole। ठीक है, क्या कहा मैंने, वेंट्रिकुलर सिस्टोल coincides with the atrial diastole, मतलब कि वेंट्रिकल सिस्टोल परफॉर्म करेंगे और एट्रिया डायस्टोल परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से क्या होता है कि जो बैक फ्लो अगर होना होता है, तो वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब एक वॉल्व तो बंद है, तो दूसरी साइड जो सेमी लूनर वॉल्व्स हैं, तो सेमी लूनर वॉल्व्स की मदद से ब्लड कहाँ फ्लो हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी, दैट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा जो राइट वेंट्रिकल में पार्ट है, और एओर्टा में चला जाएगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है ब्लड, वो एओर्टा में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे ही ऐसा हुआ, अब क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल परफॉर्म कर रहे थे, अब क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकल डायस्टोल परफॉर्म करेंगे, है ना। वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, डायस्टोल परफॉर्म करेंगे। बट वेंट्रिकल्स जब डायस्टोल परफॉर्म करते हैं, वेंट्रिकल्स जब इस इवेंट के बाद, जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल परफॉर्म करते हैं, तब एट्रिया भी एक्चुअली में डायस्टोल में ही होता है, मतलब एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स उसको सिस्टोल करने की जरूरत नहीं है।
तो वो भी डायस्टोल में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल में है और एट्रिया भी डायस्टोल में है। तो जिसको हम बोल देते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोल देते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल। इस ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब ये है दैट बोथ द एट्रिया एंड बोथ द वेंट्रिकल्स दे आर इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ डायस्टोल। ठीक है, अब ये डायस्टोल में आ गया, ठीक है, ओके। लेकिन डायस्टोल में आने के बाद अब हो क्या रहा है? डायस्टोल खत्म हो गया, तो लेट्स से डायस्टोल में आया था लेकिन डायस्टोल खत्म हो गया, फिर से क्या होगा? फिर से अगेन क्या होगा? अब SAN अगेन एक नया इम्पल्स जनरेट करेगा जो कि एट्रिया पे एक्ट करेगा, अगेन एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर दोबारा से 30% ब्लड फ्लो होके कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा जो एट्रियल डायस्टोल के साथ कॉन्साइड करेगा, फिर से वही कहानी कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, फिर उसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल होगा, फिर से नई साइकिल, है ना। तो इस तरीके से एक पूरी साइकिल चल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? SAN इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, फर्स्ट इवेंट इज SAN will generate the impulse. Second event is the contraction of the atria, that means the atrial systole. Third event is the ventricular systole. ठीक है, फोर्थ इवेंट इज द ज्वाइंट डायस्टोल। बस खत्म। तो 4 इवेंट्स होते हैं मेन टोटल। जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बाय द SAN, ठीक है, सेकंड एट्रियल सिस्टोल, थर्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल और फिर फोर्थ ज्वाइंट डायस्टोल, मतलब दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल सब डायस्टोल में है। और फिर उसके बाद जब ज्वाइंट डायस्टोल खत्म, दोबारा से एक नई साइकिल शुरू, दैट मीन्स कि बैक टू 1, यानी कि SAN विल जनरेट द इम्पल्स। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज को अगर हम थोड़ा सा और मेजर करना और अच्छे से देखना चाहें, समझना चाहें, तो हमें पता है कि लगभग 70 से लेकर के 75 बीट्स पर मिनट SAN फायर करता है, यानी कि उसका अगर एवरेज ले ले तो लगभग 72 के आसपास आता है वो, है ना, 72 टाइम्स पर मिनट। तो यानी कि 72 टाइम्स कितने मिनट में होता है? 60 सेकेंड में। 72 बीट्स हैं 60 सेकेंड में, तो अगर हम एक बीट निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 60/72, दैट कम्स आउट टू बी 0.8, है ना, दैट कम्स आउट टू बी 0.8 सेकेंड। तो यानी कि एक हार्ट बीट या एक कंप्लीट साइकिल कितनी देर के लिए चलती है? 0.8 सेकेंड के लिए। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि 0.8 सेकेंड के लिए चलती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम 0.8 सेकेंड में जानना चाहेंगे कितने सेकेंड के लिए क्या क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। वी जस्ट ड्रॉ द सर्कल। उस सर्कल में एक आधा पोर्शन, मतलब उसको डायमीटर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो डायमीटर ड्रॉ करने का मतलब क्या है? लेफ्ट वाला पोर्शन या राइट वाला पोर्शन, किसी एक में भी लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं जनरली इस वाले पोर्शन में, एंड दिस इज द 0.4 सेकेंड, क्योंकि पूरा तो 0.8 सेकेंड का है ना, पूरा 0.8 सेकेंड का है। तो हमने कहा कि 0.4 सेकेंड के लिए, यानी कि आधे टाइम के लिए ये वाला है, और फिर हमने कहा कि ये ऐसे रहता है, तो यानी कि 0.1 एंड दिस शुड बी देन 0.3। अगर हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे सेकेंड्स, यहाँ पे सेकेंड्स, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.8 सेकेंड्स। सही बात है, 0.8 सेकेंड्स। चलिए, तो अब 0.1 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है? ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हमने कहा कि पूरा का पूरा सर्कल जो है कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 0.1, दैट सिंपली मीन्स के ये वाला, दिस पोर्शन, द ब्लू पोर्शन, ब्लू शेडेड पोर्शन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग, सबसे पहले क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल होता है ना, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग एट्रियल सिस्टोल। ठीक, अच्छा, फिर 0.3 सेकेंड, दिस पर्टिकुलर पार्ट, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब जो बच गया पूरा का पूरा, जो ये 50% पार्ट जो बच गया है, दिस वन, है ना, तो दिस पार्ट, ये क्या है?
दिस इज द ज्वाइंट डायस्टोल। दिस इज द ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट कार्डियक साइकिल। अगर हम उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर अरेंज कर सकते हैं तो हमें पता है कि एक हार्ट बीट होती है हमारी 0.8 सेकेंड्स की, और उसको भी अगर हम फर्दर सब डिवाइड कर दें सिस्टोल्स डायस्टोल्स में, है ना, तो उसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। द नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट में हमें थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या इंपॉर्टेंट रहता है भाई? कि वेंट्रिकल जो है, मतलब कि वन वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, एक वेंट्रिकल जो एक टाइम में जो ब्लड पंप करता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 70 ml, यानी कि ईच वेंट्रिकल इज पंपिंग अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, है ना। तो दिस पर्टिकुलर ml ऑफ ब्लड को हमने टर्म दिया है, क्या टर्म दिया है भाई? वी हैव टर्म्ड इट एज द stroke volume. We have termed it as stroke volume, or we can use the term beat volume as well. Now ये है NCERT की खास बात कि NCERT में आपको जब टेक्स्ट आप पढ़ोगे तो उसमें आपको स्ट्रोक वॉल्यूम नाम टर्म तो मिल जाएगी लेकिन बीट वॉल्यूम नहीं मिलेगी। लेकिन बीट वॉल्यूम ये वाली टर्म आपको मिल जाएगी कहाँ से? समरी में से। अगर आप समरी पढ़ोगे इसी चैप्टर की तो उसमें आपको स्ट्रोक वॉल्यूम और बीट वॉल्यूम करके लिखा दिखाई देगा, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम जो है केवल और केवल थ्योरी में जो है केवल स्ट्रोक वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो हमें समरी भी पढ़नी होती है। ठीक है बेटा, तो समरी भी पढ़ेंगे। तो ये 70 ml जो है दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम और द बीट वॉल्यूम। अच्छा, तो यानी कि एक मिनट में कितना ब्लड निकल जाएगा, है ना, हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं पर मिनट। तो अगर हम कहें कि हमें पता है कि एक मिनट में कितने नंबर ऑफ बीट्स रहती हैं, हमें पता है जैसे 72 है किसी की, ओके, मल्टीप्लाइड उसने एक बारी में कितनी कर ही सकता है, तो 72 में कितनी करेगा? इंटू 70। तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी आवर कार्डियक आउटपुट, मतलब कि एक मिनट में हार्ट जो है बॉडी पार्ट्स को इतना ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज द कार्डियक आउटपुट ऑफ द बॉडी। नाउ ये जो हार्ट बीट है इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी 70, इट कैन बी 75, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, लेकिन एवरेज अगर हमने हेल्दी पर्सन का जो एवरेज लिया है दैट इज द 72। ठीक है, तो यहाँ से कार्डियक आउटपुट हम कब निकालते हैं? व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हार्ट जो है वो इफेक्टिव पंपिंग कर भी रहा है या नहीं कर पा रहा है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो हम मतलब तब करते हैं। अच्छा, कार्डियक आउटपुट की जो नॉर्मल वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, दैट इज द 5000 ml, और यू कैन से 5 लीटर, सिंपली 5000 ml मतलब 5 लीटर होगी। ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल में। ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली अगर हम ज़्यादा रिगरस एक्टिविटी करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, है ना। रनिंग करेंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो एथलीट जो होता है, जो कोई भी हॉर्स राइडिंग करेगा या जो रनिंग करेगा अगर नॉर्मली, है ना, तो उस केस में हमारा कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इन केस वी आर सिंपली रेस्टिंग तो उस केस में हो सकता है कार्डियक आउटपुट 72 से भी कम आ जाए, है ना। तो वो डिपेंड करता है बीट्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पे। चलिए, तो अब आती है साउंड्स ऑफ द हार्ट। अब आ जाते हैं हम साउंड्स पे। तो साउंड्स का मतलब क्या होता है? साउंड्स का मतलब ये है कि हर एक कार्डियक साइकिल जब जब चलती है तो उस टाइम क्या होता है, अगर हम जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है, अगर उसको हम उसके थ्रू अगर हम हार्ट की साउंड्स सुनने की कोशिश करें तो हमें दो टाइप्स ऑफ साउंड्स आती हैं। सबसे पहली जो साउंड आती है दैट इज कॉल्ड द लब, ओके, और जो सेकंड टाइप की जो साउंड आती है दैट इज कॉल्ड द डब। तो हमें साउंड आती है लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, लाइक दैट। ठीक है, तो लब का मतलब क्या होता है? ये LUB जो है, दिस लब इज एक्चुअली सिग्निफाइंग कि मतलब ये क्या है, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स जो होते हैं जब वो क्लोज होते हैं, ये तब की साउंड है।
कब की है? when the bicuspid and tricuspid वॉल्व्स के क्लोज होने की साउंड, ठीक है। तो डब किसकी साउंड है? डब एक्चुअली साउंड है फॉर द सेमी लूनर वॉल्व्स, सेमी लूनर वॉल्व्स। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन से बंद होंगे? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, फिर उसके बाद सेमी लूनर वॉल्व्स। सो लब डब लब डब लब डब। अगर हमें लब डब बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है ना, बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड या फिर सेमी लूनर वॉल्व, किसी एक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दैट मीन्स वी हैव टू चेक विद द कार्डियोलॉजिस्ट। तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि भाई क्या दिक्कत है। फिर वो बताता है कि अगर दवाई से ठीक हो सकता है तो दवाई से, नहीं तो सर्जरी से। ओके, तो दिस इज अबाउट द साउंड्स ऑफ द हार्ट। तो ये पूरा आपका कार्डियक साइकिल से रिलेटेड था, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर इसको बोल देते हैं ईसीजी, जो हम नॉर्मली कराते हैं हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। अच्छा, तो आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, आपने देखा होगा कि जब हम मूवीज़ देखते हैं तो उसमें ना इस तरीके की लाइंस बनी आती हैं, है ना। और अगर ये लाइंस बिल्कुल ऐसे आकर के टी कर जाती हैं तो फिर जो मॉनिटर जो रहता है वो टी करके ऐसे बोलने लगता है, और फिर फाइनली इसका मतलब होता है पेशेंट जो है वो गया, राइट, पेशेंट इज डेड। सो सिमिलरली कुछ ऐसा सा ही कुछ पैटर्न होता है ना, कुछ ऐसा सा ही पैटर्न होता है। उसको पैटर्न क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम जो होता है ना, नॉर्मल ईसी जो स्टैंडर्ड ईसीजी जो होता है वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ना, नो, इट इज जस्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? एक्चुअली में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ठीक है। कब? एक कार्डियक साइकिल में, ठीक है, एक कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं हम, उससे ज्यादा नहीं। उसको जब एक कार्डियक साइकिल खत्म हो जाएगी उसके बाद दोबारा से हमें सेम रीडिंग मिलने लगेगी, तो उसका कोई इशू नहीं, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, एक कार्डियक एक्टिविटी को जनरली अच्छे से मॉनिटर कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि शायद हमारी रीडिंग में कुछ गलती आ गई तो हम उसको थोड़ा सा और आगे तक ले लेते हैं, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों तक चलाते हैं, कुछ टाइम तक चलाते हैं। और जब हमें इनफ कार्डियक साइकिल्स की प्रिंट मिल जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, उसको हम ऑफ कर देते हैं। अच्छा, तो अगर हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल लीड्स या फिर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। कहाँ कहाँ लगाते हैं? एक तो लगाते हैं बेटा रिस्ट में, दोनों रिस्ट में लगेंगी, फिर लेफ्ट एंकल में लगती है, देन चेस्ट रीजन पे लगती है। ओके, तो ये सारी बेसिकली इलेक्ट्रोड्स की तरह से काम करते हैं और ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हार्ट की उसको पिकअप करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो पिकअप करेंगे उसको हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका मिल जाता है। अब जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो सबसे पहले उसमें आता है एक पी, मतलब इस तरीके की एक वेव आती है, उसके बाद ये वेव फ्लैट हो जाती है, फिर ये वेव थोड़ी सी नीचे डिप करती है, फिर ऊपर जाती है बहुत ऊपर, ऐसे करीब करीब, और फिर ये एकदम से नीचे जाती है। ओके, ये फिर लगभग उतना ही नीचे जाती है और फिर वापस नॉर्मल आकर के थोड़ा सा स्टेबल रही, फिर वापस एक थोड़ी सी लंबी सी वेव, और फिर वापस फ्लैट, और फिर वापस से इनिशियली ये दोबारा जो यहाँ पे स्टेज थी और ये वाली जो है ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आता है। अब हमने क्या करा, इसको नाम देने स्टार्ट कर दिए। कैसे नाम दिए? इसको हमने नाम दे दिया पी,
इसको हमने नाम दे दिया क्यू। क्यू मतलब जो नीचे डिप करा है, जो नीचे डिप करा है उसको हमने कहा है क्यू, जो टॉप पे ऊपर गया है उसको हमने पॉइंट को कहा है आर, और जो नीचे फिर से डिप कर गया दैट इज कॉल्ड द एस। अच्छा, उसके बाद जो ये वाली जो वेव आई है दैट इज कॉल्ड द टी। तो ये वाली वेव कौन सी हो गई दोबारा से, ये पी वेव हो गई। पी के बाद क्या आएगा, क्यू आर एस टी, इस तरीके से, है ना। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यानी कि पी वाला पार्ट जो है वो दूसरी यहाँ से दूसरी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम एक ही वेव की बात करें, एक ही पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यहाँ पे अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और Q R S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसका ग्राफ है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का है ना। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी P पे क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आई है, जो ये ग्राफ बढ़ गया, P पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आई है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि हमारी बॉडी में एक इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन आई। क्या आई है बेटा, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन का मतलब यानी कि इम्पल्स, यानी कि मैसेज, यानी कि स्टिमुलाई जिसको हम बोल देते हैं ना। तो इम्पल्स या स्टिमुलाई आता है। अच्छा, ये क्या है बेसिकली, दिस स्टिमुलाई इज फॉर द एट्रिया। किसके लिए है ये, दोनों एट्रिया के लिए है। तो ये यानी क्या कराएगा, फर्स्ट इवेंट कराएगा। फर्स्ट इवेंट कौन सा था हमारा, अगर ध्यान हो तो फर्स्ट इवेंट कौन सा था, जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, है ना। तो इसका रिजल्ट अब यहाँ पे तो हम जनरेट ऑलरेडी करा चुके हैं, तो क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। तो यानी कि पी वेव इज रिप्रेजेंटिंग द एट्रियल सिस्टोल। तो यहाँ पे हमारे क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग एट्रियल सिस्टोल, यानी कि यहाँ पे इंपल्स जनरेट हुई है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ इसकी बात नहीं कर रहे, इंपल्स जनरेट हुई है कि एट्रियल सिस्टोल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है ना। अच्छा, फिर ये क्यू आर एस, ये जो कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई दे रहा है इसका नाम ही हमने क्या रख दिया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रख दिया। क्या नाम रखा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा इट इज रिप्रेजेंटिंग द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, सॉरी, दिस इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटिंग द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है, वेंट्रिकल्स का। इस टाइम किसका हो रहा है, वेंट्रिकल्स का, यानी कि अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, है ना। अच्छा, ठीक है जी। तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी वेव एक्चुअली में कोई एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्साइटेड स्टेट से अब वापस से नॉर्मल स्टेट में आ रही हैं सारी चीजें।